नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तावान। छकौड़ी लाल ने दुकान खोली और कपड़े के थानों को निकाल निकाल कर व्यवस्थित करने लगा कि तभी एक महिला दो स्वयं सेवकों के साथ उसकी दुकान पर आ पहुंची। छकौड़ी के पसीने छूट गए। महिला ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, क्यों लाला, तुमने सील तोड़ डाली ना? अच्छा है, देखना यह कि तुम एक गिरह कपड़ा भी बेच लेते हो। भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो? डूब मरना चाहिए। औरतें तक घरों से बाहर निकल पड़ी हैं, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। यदि तुम जैसे कायर देश में न होते तो इसकी यह अधोगति न होती। छकौड़ी ने सचमुच कल कांग्रेस की सील तोड़ दी थी। यह तिरस्कार सुनकर उसने सिर झुका लिया। उसके पास कोई सफाई नहीं थी, कोई जवाब नहीं था। उसकी दुकान बहुत छोटी थी। वह लेन देन पर कपड़े लाकर बेचता था। यही उसकी जीविका थी। इसी पर उसकी वृद्धा माता, रोगिणी पत्नी और 5 बेटे बेटियों का निर्वाह होता था। जब स्वराज्य संग्राम शुरू हुआ और सभी व्यापारी विलायती कपड़ों पर मुहरें लगवाने लगे तो उसने भी मुहर लगवा ली। उसने कुछ स्वदेशी कपड़े उधार लाकर दुकान पर रखे, लेकिन कपड़ों की मेल न होने के कारण बिक्री कम होती थी। कभी कोई भूला भटका ग्राहक आ जाता तो रुपया 8 आने की बिक्री हो जाती। दिन भर दुकान में तपस्या सी करके रात को घर लौटता था। गृहस्थी के खर्च के लिए यही बिक्री पर्याप्त नहीं थी। कुछ दिन कर्ज लेकर काम चलाया, फिर गहने बेचने की नौबत आई। यहां तक कि अब घर में कोई ऐसी चीज नहीं बची जिससे 2-4 महीने पेट भर सके। पत्नी का रोग असाध्य होता जा रहा था। बिना किसी कुशल डॉक्टर को दिखाए काम न चल सकता था। इसी चिंता में डूबा हुआ था कि एक ग्राहक मिल गया जो एक मुश्त 10 रुपये का माल लेना चाहता था। इस प्रलोभन को वह न रोक सका। पत्नी ने सुना तो कानों पर हाथ रखकर बोली, मैं मुहर तोड़ने के लिए कभी नहीं कहूंगी। डॉक्टर कुछ अमृत पिलाने वाला नहीं है। तुम नक्कू क्यों बनते हो? बचना होगा तो बच जाऊंगी, मरना होगा तो मर जाऊंगी, बेआबरू नहीं होऊंगी। मैं जीकर भी घर का क्या उपकार कर रही हूं और सबको दिक्कत दे रही हूं। देश को स्वराज्य मिले, लोग सुखी हों, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हजारों आदमी जेल जा रहे हैं, कितने घर तबाह हो गए, तो क्या सबसे ज्यादा प्यारी मेरी जान है? परंतु छकौड़ी इतना पक्का नहीं था। वह पत्नी को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकता था। उसने चुपके से मुहर तोड़ दी और लागत के दामों पर 10 रुपये के कपड़े बेच दिए। अब डॉक्टर को कैसे लाए? पत्नी से क्या पर्दा रखे? उसने जाकर सच्चाई कह दी और डॉक्टर को बुलाने चला गया। पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर तुमने जिद की तो मैं दवा की तरफ आंख भी नहीं उठाऊंगी। छकौड़ी और उसकी मां ने रोगिणी को बहुत समझाया, लेकिन वह डॉक्टर को बुलाने पर राजी नहीं हुई। छकौड़ी ने 10 रुपये उठाकर घर में फेंक दिए और बिना कुछ खाए पिए किस्मत को रोता झींकता दुकान पर चला आया। उसी समय पिकेट करने वाले आ पहुंचे और उसे फटकारने लगे। पड़ोस के दुकानदार ने कांग्रेस कमेटी में जाकर चुगली की थी। छकौड़ी ने महिला के लिए अंदर से लोहे की एक टूटी बेरंग कुर्सी निकाली और लपक कर उनके लिए पान लाया। जब उन्होंने पान खाकर कुर्सी पर बैठा तो उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। वह बोला, बहन जी, बेशक मुझसे यह अपराध हुआ है, लेकिन मैंने मजबूर होकर मुहर तोड़ी। कृपया मुझे मुआफी दीजिए, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। देश सेविका ने थानेदारों के रोब के साथ कहा, इस प्रकार अपराध क्षमा नहीं हो सकता। तुम्हें इसका तावान देना पड़ेगा। तुमने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा। आज ही बायकाट कमेटी में यह मामला पेश होगा। छकौड़ी बहुत ही विनम्र और सहिष्णु था, लेकिन चिंता की आग में तपकर उसका हृदय उस स्थिति पर पहुंच गया था जहां एक छोटी सी चोट भी चिंगारियां पैदा करती है। उसने तिनक कर कहा, तावान तो मैं न दे सकता हूं, न दूंगा। हां, दुकान भले ही बंद कर दूं, और दुकान भी क्यों बंद करूं? अपना माल है, जहां चाहूं बेच सकता हूं। अभी जाकर थाने में लिखवा दूं तो बायकाट कमेटी को भागने की राह न मिले। जितना ही दबाया जाता हूं उतना ही आप लोग दबाते हैं। महिला ने सत्याग्रह शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहा, हां, जरूर पुलिस में रपट करो। मैं चाहती हूं कि तुम रपट करो।
तुम उन लोगों को धमकी दे रहे हो जो तुम्हारे लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। तुम इतने स्वार्थी हो कि अपने स्वार्थ के लिए देश का अनहित करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। उस पर मुझे पुलिस की धमकी देते हो। बायकॉट कमेटी जाए या रहे, पर तुम्हें तावान देना पड़ेगा, अन्यथा दुकान बंद करनी पड़ेगी। यह कहते कहते महिला का चेहरा गर्व से तेजवान हो गया। कई लोग जमा हो गए और सबके सब छकौड़ी को बुरा भला कहने लगे। छकौड़ी को भी समझ में आ गया कि पुलिस की धमकी देकर उसने बहुत बड़ा अविवेक किया है। लज्जा और अपमान से उसकी गर्दन झुक गई और मुंह जरा सा बाहर आ गया। फिर उसने गर्दन नहीं उठाई। सारा दिन गुजर गया और धोले की बिक्री नहीं हुई। आखिरकार हार मानते हुए उसने दुकान बंद कर दी और घर चला आया। दूसरे दिन प्रातःकाल बायकॉट कमेटी ने एक स्वयं सेवक द्वारा उसे सूचना दे दी कि कमेटी ने उसे 101 रुपए का दंड दिया है। छकौड़ी इतना जानता था कि कांग्रेस की शक्ति के सामने वह पूरी तरह से अशक्त है। उसकी जबान से जो धमकी निकल गई, उस पर उसे गौर पश्चात्ताप हुआ, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दुकान खोलना व्यर्थ था। वह जानता था कि उसकी ढेले की भी बिक्री नहीं होगी। 101 रुपए देना उसके बूते की बात नहीं थी। 2-3 दिन चुपचाप बैठा रहा। एक रात दुकान खोलकर सारी गांठें घर उठा लाया और चुपके चुपके बेचने लगा। पैसे की चीज ढेले में लुटा रहा था, और वह भी उधार। जीने के लिए कुछ आधार तो चाहिए, मगर उसकी यह चाल भी कांग्रेस से छिपी नहीं रही। चौथे ही दिन गोइंदों ने कांग्रेस को खबर पहुंचा दी। उसी दिन तीसरे पहर छकौड़ी के घर की पिकेटिंग शुरू हो गई। अब सिर्फ पिकेटिंग ही नहीं, स्यापा भी था। 5-6 स्वयं सेविकाएं और इतने ही स्वयं सेवक द्वार पर स्यापा करने लगे। छकौड़ी आंगन में सिर झुकाए खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस विपत्ति को कैसे टाले। रोगिणी पत्नी सायबान में लेटी हुई थी। वृद्धा माता उसके सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी और बच्चे बाहर स्यापे का आनंद उठा रहे थे। पत्नी ने कहा, इन सब से पूछते नहीं, खाएं क्या? छकौड़ी ने जवाब दिया, किससे पूछूं, जब कोई सुनने वाला ही नहीं है। पत्नी बोली, जाकर कांग्रेस वालों से कहो हमारे लिए कुछ इंतजाम कर दें, हम अभी कपड़े को जला देंगे, ज्यादा नहीं 25 रुपए महीना दे दें। छकौड़ी ने कहा, वहां भी कोई ना सुनेगा। पत्नी ने पूछा, तुम जाओगे भी या यहीं से कानून बघारने लगे? छकौड़ी ने कहा, क्या जाऊं, उलटे और लोग हंसी उड़ाएंगे। यहां तो जिसने दुकान खोली उसे दुनिया लखपति ही समझने लगती है। पत्नी बोली, तो खड़े खड़े ये गालियां सुनते रहोगे? छकौड़ी ने कहा, तुम्हारे कहने से चला जाऊं, मगर वहां ठिठोली के सिवा और कुछ न होगा। पत्नी ने कहा, हां, मेरे कहने से जाओ, जब कोई न सुनेगा तो हम भी कोई और राह निकालेंगे। छकौड़ी ने मुंह लटकाए कुर्ता पहना और इस तरह कांग्रेस दफ्तर चला, जैसे कोई मरणासन्न रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है। कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने परिचय के बाद पूछा, तुम्हारे ही ऊपर तो बायकॉट कमेटी ने 101 रुपए का दंड लगाया है। छकौड़ी ने जवाब दिया, जी हां। प्रधान ने पूछा, तो रुपये कब दोगे? छकौड़ी ने कहा, मुझ में दंड देने की सामर्थ्य नहीं है। आपसे मैं सत्य कहता हूं, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। घर की जो जमा जठा थी वह सब बेचकर खा गया। अब आपने दंड लगा दिया, दुकान बंद करनी पड़ी। घर पर कुछ माल बेचने लगा, वहां स्यापा बैठ गया। अगर आपकी यही इच्छा है कि हम सब दाने बगैर मर जाएं, तो मार डालिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। छकौड़ी जो बात कहने घर से चला था वह उसके मुंह से ना निकली। उसने देख लिया कि यहां कोई उस पर विचार करने वाला नहीं है। प्रधान जी ने गंभीर भाव से कहा, दंड तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें छोड़ दूं तो इसी तरह और लोग भी करेंगे, फिर विलायती कपड़े की रोकथाम कैसे होगी? छकौड़ी ने कहा, मैं आपसे जो कह रहा हूं उस पर आपको विश्वास नहीं आता? प्रधान जी ने कहा, मैं जानता हूं तुम मालदार आदमी हो। छकौड़ी ने कहा, मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। प्रधान जी ने जवाब दिया, मैं इन चकमों में नहीं आता। छकौड़ी ने उद्दंड होकर कहा, तो यह कहिए कि आप देश सेवा नहीं कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। पुलिस वाले कानूनी पहलू से लेते हैं, आप गैर कानूनी पहलू से लेते हैं। नतीजा एक ही है, आप भी अपमान करते हैं, वह भी अपमान करते हैं। मैं कसम खा रहा हूं कि मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है। मेरी पत्नी खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है, फिर भी आपको विश्वास नहीं आता। आप मुझे कांग्रेस का काम करने के लिए नौकर रख लीजिए, 25 रुपए महीने दीजिएगा।
इससे ज्यादा अपनी गरीबी का और क्या प्रमाण दूं? अगर मेरा काम संतोषजनक न हो तो 1 महीने के बाद मुझे निकाल दीजिएगा। यह समझ लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हुआ हूं तो इसी वजह से कि मुझे दूसरा कोई आधार नहीं है। हम व्यापारी लोग अपना बस चले तो किसी की चाकरी नहीं करते। जमाना बिगड़ा हुआ है, नहीं तो 101 रुपये के लिए इतना हाथ पांव न जोड़ता। प्रधान जी हंसकर बोले, यह तो तुमने नई चाल चली। छकौड़ी ने कहा, चाल नहीं चल रहा हूं, अपनी विपत्ति कथा कह रहा हूं। प्रधान जी ने कहा, कांग्रेस के पास इतने रुपये नहीं हैं कि वह मोटों को खिलाती फिरे। छकौड़ी ने पूछा, अब भी आप मुझे मोटा कहेंगे? प्रधान जी ने कहा, तुम मोटे हो ही। छकौड़ी ने कहा, मुझ पर जरा भी दया न कीजिएगा। प्रधान जी ने गहराई से कहा, छकौड़ी लाल जी, मुझे पहले तो विश्वास नहीं आता कि आपकी हालत इतनी खराब है, और अगर विश्वास आ भी जाए तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए हैं और होंगे। हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं। आप समझते हैं हमारे सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपका दंड माफ कर दिया जाए तो कल ही आपके 20 भाई अपनी मुहरें तोड़ डालेंगे और हम उन्हें किसी तरह कायल नहीं कर सकेंगे। आप गरीब हैं, लेकिन आपके सभी भाई तो गरीब नहीं हैं। तब तो सभी अपनी गरीबी के प्रमाण देने लगेंगे। मैं किस किस की तलाशी लेता फिरूंगा। इसलिए जाइए, किसी तरह रुपये का प्रबंध कीजिए और दुकान खोलकर कारोबार कीजिए। ईश्वर चाहेगा तो वह दिन भी आएगा जब आपका नुकसान पूरा होगा। छकौड़ी घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। अभी तक उसके द्वार पर स्यापा हो रहा था। घर में जाकर पत्नी से बोला, आखिर वही हुआ जो मैं कहता था। प्रधान जी को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं आया। पत्नी का मुरझाया हुआ बदन उत्तेजित हो उठा। वह उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात है, हम उन्हें विश्वास दिला देंगे। मैं अब कांग्रेस दफ्तर के सामने ही मरूंगी। मेरे बच्चे उसी दफ्तर के सामने विकल हो होकर तड़पेंगे। कांग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखा देंगे। मैं इसी मरी हुई दशा में भी कांग्रेस को तोड़ डालूंगी। जो अभी इतने निर्दयी हैं, वे कुछ अधिकार हो जाने पर न्याय करेंगे। एक इक्का बुला लो, खाट की जरूरत नहीं। वहीं सड़क किनारे मेरी जान निकलेगी। जनता ही के बल पर तो वे कूद रहे हैं। मैं दिखा दूंगी, जनता तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ है। इस अग्निकुंड के सामने छकौड़ी की गर्मी शांत हो गई। कांग्रेस के साथ इस रूप में सत्याग्रह करने की कल्पना से ही वह कांप उठा। सारे शहर में हलचल पड़ जाएगी। हजारों लोग आकर यह दशा देखेंगे। संभव है कोई हंगामा ही हो जाए। ये सभी बातें इतनी भयंकर थीं कि छकौड़ी का मन कातर हो गया। उसने पत्नी को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, इस तरह चलना उचित नहीं है। अंबे, मैं एक बार प्रधान जी से फिर मिलूंगा। अब रात हो गई है, स्यापा भी बंद हो जाएगा। कल देखा जाएगा। अभी तो तुमने पथ्य भी नहीं लिया। प्रधान जी बेचारे बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। कहते हैं, अगर आपके साथ रियायत करूं तो फिर कोई शासन ही न रह जाएगा। मोटे मोटे लोग भी मोहरें तोड़ डालेंगे और जब कुछ कहा जाएगा तो आपकी नजीर पेश कर देंगे। अंबा एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ी छकौड़ी का मुंह देखती रही, फिर धीरे से खाट पर बैठ गई। उसकी उत्तेजना गहरे विचार में लीन हो गई। कांग्रेस की ओर अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। प्रधान जी के कथन में कितना सत्य था, यह उससे छिपा न रहा। उसने छकौड़ी से कहा, तुमने आकर यह बात न कही थी। छकौड़ी ने जवाब दिया, उस वक्त मुझे इसकी याद न थी। पत्नी ने पूछा, यह प्रधान जी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो? छकौड़ी ने उत्तर दिया, नहीं, उन्होंने खुद कहा। मैं अपनी तरफ से क्यों मिलाऊं? पत्नी ने कहा, बात तो उन्होंने ठीक ही कही। छकौड़ी ने कहा, हम तो मिट जाएंगे। पत्नी ने कहा, हम तो यों ही मिटे हुए हैं। छकौड़ी ने पूछा, रुपये कहां से आएंगे? भोजन के लिए तो ठिकाना ही नहीं, दंड कहां से दें? पत्नी ने कहा, और कुछ नहीं है, घर तो है, इसे रेहन रख दो और अब विलायती कपड़े भूलकर भी ना बेचना। सड़ जाई, कोई परवाह नहीं। तुमने सील तोड़कर यह आफत सिर ली। मेरी दवा दारू की चिंता मत करो। ईश्वर की जो इच्छा होगी वही होगा। बाल बच्चे भूखों मरते हैं, मरने दो।
देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम न रहेंगे, देश तो सुखी होगा। छकौड़ी जानता था, अंबा जो कहती है वह करके रहती है, कोई उज्र नहीं सुनती। वह सिर झुकाए अंबा पर झुंझलाता हुआ घर से निकलकर महाजन के घर की ओर चला। मुंशी प्रेमचंद की कहानी तावान समाज के जटिल और नकारात्मक पहलुओं को उजागर करती है और इसके माध्यम से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। कहानी में हमें यह समझ में आता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष के बीच एक व्यक्ति की स्थिति कितनी कठिन हो सकती है। छकौड़ी की दुविधा और उसकी विवशता यह दर्शाती है कि एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत गरीबी और सामाजिक दायित्वों के बीच किस प्रकार जूझता है। उसका संघर्ष केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक भी है, जो उसकी पूरी स्थिति को और भी जटिल बना देता है। कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक दबावों के बीच व्यक्तियों की समस्याओं और उनकी मानवता को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कांग्रेस की नीति और उसके कार्यकर्ताओं का व्यवहार दिखाता है कि बड़े आंदोलन की अपनी सीमाएं होती हैं और अक्सर छोटे छोटे लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त कहानी में यह भी संदेश मिलता है कि कभी-कभी संघर्ष और असमानता के खिलाफ उठ खड़े होना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। छकौड़ी की पत्नी की साहसिकता और उसकी आत्मसमर्पण की भावना यह दर्शाती है कि व्यक्तिगत त्याग और समर्पण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहानी का यह पहलू भी दर्शाता है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए व्यक्ति की आस्था, संघर्ष और समर्पण महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि उन सुधारों को सही तरीके से लागू किया जाए ताकि समाज के सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान हो सके। अंततः तावान हमें यह सिखाती है कि सामाजिक नीतियां और आंदोलन कितने भी प्रभावी क्यों न हों, वे केवल तभी सफल हो सकते हैं जब वे वास्तविक जीवन की समस्याओं और लोगों की पीड़ा को समझें और उसका समाधान करें। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तावान।